तो नमस्कार बच्चों, सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर। तो जो बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं आया हूं आज आपके पास बीएचएल की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करने। तो आज की इस वैकेंसी में हम जानेंगे कि क्या डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, क्या बीटेक वाले एलिजिबल है और किसका क्या क्राइटेरिया है, कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता दूं बीएचएल की वैकेंसियां लगभग काफ़ी सालों बाद आई है। एग्जैक्ट डेटा मुझे याद भी नहीं है, आई थिंक बहुत पहले आई थी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आपके पास, ठीक है, बीएचएल के बारे में। तो पहले बहुत बड़ी कंपनी होती थी, ऐसा नहीं कि अब कंपनी बड़ी नहीं है, अभी भी बड़ी है, बट काफ़ी सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन के अंडर आके ठेकेदारी पे चल रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो चलिए बाकी कंपनी का इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब अपने आप में ही बहुत बड़ी जॉब होती है। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है, उन्हें इंट्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। साफ सिंपल सा फंडा है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जिनके पास ऑलरेडी जॉब है उनके लिए ये चीज़ें मैटर कर सकती हैं, बट ऐसी संख्या बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो हमारा फोकस उन बच्चों पे रहता भी नहीं, ज़्यादातर उन्हीं पे रहता है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हीं के हिसाब से हम इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो भाई आपके पास अगर मैं बात करूं, इसमें 150 पोस्टें हैं, ये इंजीनियर ट्रेनिंग की है, यानी कि जो बीटेक लेवल के इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए हैं। तो अगर बात की जाए मैकेनिकल की 28 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल की 10 पोस्टें हैं, सिविल की भी 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 8 पोस्टें हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की 2 पोस्ट है और मेट्रोलॉजी की भी 2 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल जोड़ दी जाए, सॉरी ये अनरिजर्व की बता दिया मैंने, टोटल पोस्टें यहाँ पर है। ठीक है, टोटल पोस्ट है 70 है, 25 है, 25 है, 20 और 5 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल की जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं तो भाई आपकी 25 पोस्टें हैं जो बीटेक किए हुए बच्चे हैं। अभी देखेंगे इनमें कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या एमटेक वाले भी कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कौन सा क्राइटेरिया उनको चाहिएगा। ठीक है, ये इनकी टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग दे रखी है भाई। आप अपनी पोस्टिंग को ज़रूर देख लें कि क्या आप वहाँ पे जॉब कर भी पाओगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हम ये जॉब कर ही नहीं सकते वहाँ पे। अगर अपने आसपास ही मिलेगी तो ही करेंगे, अदरवाइज हम यहीं ठीक है। तो जो भी बच्चा देख रहा है लोकेशन ज़रूर देख ले, जिनके लिए मैटर नहीं करती लोकेशन। ठीक है, त्रिची है, रानी पेथ है, बेंगलोर है, पावर सेक्टर साइट्स है, जो इनकी पावर सेक्टर साइट्स है वहाँ पर भी भेज सकते हैं आपके पास। ठीक है, अब है नेक्स्ट पोस्ट है आपके पास जो कि सुपरवाइजर ट्रेनिंग होती हैं, जो कि ज़्यादातर डिप्लोमा होल्डर वाले इस फॉर्म को फिल करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन। ठीक है, अभी एक छोटा नोटिफिकेशन भी चल रहा है बट ये कंप्लीट वाला है। ठीक है, तो इसमें है आपके पास 250 प्लस। ठीक है, स्टार का मतलब सिंपल सी बात है, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैकेनिकल की देखिए आपके पास 140 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल की आपके पास 55 पोस्टें हैं, और सिविल की आपके पास 35 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की आपके 20 है। टोटल 250 पोस्टें हैं आपके पास, यानी कि जिन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है भाई। ठीक है, ये प्लेसेस है जहां पे आप कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके। ठीक है, ये भाई इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, पावर सेक्टर साइट्स हैं। ठीक है, जहां पर इनकी साइट्स चल रही है तो उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता भी नहीं, मैंने बताया ये उन्हीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं और किसी को बीएचएल में ही जॉब चाहिए, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। पोस्टों का पता चल गया, अब देखते हैं कि आपके पास वो क्वालिफिकेशंस है भी या नहीं। अगर बात की जाए इंजीनियर ट्रेनी की, वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो इसमें देखो इन्होंने क्या बोला, फुल टाइम बैचलर डिग्री डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। पहले बीई होता था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, अब बीटेक हो गया है। तो टेक्नोलॉजी, चाहे इंजीनियरिंग हो या टेक्नोलॉजी में हो, या फिर 5 years का इंटीग्रेटेड कोर्स, मास्टर डिग्री और डुअल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन अ डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, केमिकल या मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग, जिस भी आप ब्रांच से डील करते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई एक तो बीटेक होता, बीटेक 4 साल का होता था, फिर एमटेक में 2 साल लगते थे, तो उसको कंबाइन करके एक डुअल प्रोग्राम बनाया गया है कि 5 years का, बीटेक प्लस एमटेक 5 years का। तो काफ़ी यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम रन होता है। तो जिन्होंने बीटेक प्लस एमटेक कर रखा है वो भी एलिजिबल है, और जिन्होंने खाली बीटेक कर रखा है वो भी एलिजिबल है, या जिस पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है वो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो
एज है इसमें 27 ईयर्स, जो कि आपके पास केवल जिनके पास बीटेक है और जिनके पास 29 कैंडिडेट्स जिनके पास फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग है या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है। तो बेसिकली क्या है, एमबीए आपके पास जो बहुत सारे मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं बीटेक के बाद, तो वो भी एलिजिबल है। यानी कि बेसिक जो आपके पास रखी गई है वो बीटेक रखी गई है, क्योंकि जब तक आप बीटेक नहीं करोगे तो एमटेक भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, या एमबीए भी नहीं कर सकते। एमबीए ग्रेजुएशन करके आप कर सकते हो, बट इसमें जो प्राइमरी एजुकेशन रखी गई है वो बीटेक की रखी गई है, तो आपके पास बीटेक होना बिल्कुल जरूरी है। सुपरवाइजर ट्रेनी, जिसको आप नॉर्मल भाषा में जूनियर इंजीनियर बोल देते हैं, अलग अलग मैं हमेशा बोलता हूं कि अलग अलग कंपनी इसको अलग अलग नाम से बुलाती है। यहाँ पे सुपरवाइजर ट्रेनी बोलते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या तो मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या सिविल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। जिस भी चीज के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल में फिल करेगा, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल में करेगा, सिविल वाला सिविल में करेगा, ठीक है, क्लियर भाई। और ये दे रखा है इन्होंने कि किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। मिनिमम जो है 65 मार्क्स होने चाहिए या इक्वल आपके पास सीजीपीए, यानी कि अब एक ग्रेडिंग सिस्टम भी है आपके पास, ठीक है, होना चाहिए। सभी सेमेस्टर का रिलैक्सेशन 60% फॉर एससी एसटी वालों के लिए जो परसेंटेज है, देखो जो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया है एससी एसटी के लिए 60% है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 65% है, या ओबीसी का भी जो आ रहा है, ठीक है। 27 साल की एज है इसमें। कैंडिडेट्स बोर्न बिफोर, ठीक है, आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जो 1998 से पहले पैदा हो रखा है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन दे के रखते हैं, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल, वो हम देखेंगे, ठीक है, वो तो आपको पता ही है आपके पास, ठीक है भाई। फिर इन्होंने ये लिखा भी है इंपोर्टेंट नोट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट मार्क्स ऑल सब्जेक्ट अपीयरिंग इन द मार्कशीट of all semesters shall be considered the 4 10-point scale equivalent marks shall be the determined as per the calculation shared by the university institute of multiplying the CGPA 10 in other cases, ठीक है। अब देखो भाई, इस इनका कहने का मतलब है कि पहले मार्क्स जो पहली यूनिवर्सिटियां थी, काफी यूनिवर्सिटी पहले परसेंटेज में, हमारे टाइम पे तो भाई परसेंटेज में चलता था, इतने परसेंट मार्क्स है। अब ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, ठीक है। तो ग्रेडिंग सिस्टम में ये क्या बोलते हैं, 10 पॉइंट स्केल होता है, एक जीपी होता है, ये आपके पास सभी सेमेस्टर का एक एग्रीगेट निकालते हैं, फिर सीजीपीए होता है, वो सभी सेमेस्टर का निकालते हैं। तो बेसिकली मान लो, उधर मोटा मोटा बता दे रहा हूं मैं, 10 से मल्टीप्लाई करें, मान लो आपका ग्रेड, अब हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग ग्रेड बना के रखती है भाई, वो मार्कशीट पे लिखा रहता है। ग्रेडिंग कैसे रहती है भाई, मैं 80 से 90% वालों को ए ग्रेड दूंगा, 90 से 100% वालों को ए प्लस दूंगा, तो नीचे ग्रेडिंग सिस्टम दिया रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया जाता है। तो अगर आपका मान लो उन्होंने दे रखा है कि हमने जो ग्रेडिंग सिस्टम है 10 पॉइंट स्केल के आधार पे बना रखा है, तो अगर आपका 8.5 ग्रेड है तो 10 से मल्टीप्लाई करके 85% में निकाल सकते हैं। तो बेसिकली खैर वो इतना मैटर नहीं है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग में आपको पता है इतनी परसेंटेज आ ही जाती है आजकल के टाइम में। तो भाई पहले में मैं मानता हूँ थोड़ा रह जाती थी, लेकिन वहाँ भी 60% तो कैसे बन जाती थी। आजकल तो खैर सभी, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, सभी के 80-90% आ जाते हैं, है ना। या तो एजुकेशन स्तर बहुत सुधर गया है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए चलिए खैर वो हमारा विषय नहीं है अभी। तो भाई कहने का मतलब ये है कि आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो ठीक है। तो उसमें वो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना जो भी परसेंटेज बैठेगा देख सकते हो आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिख भी रखा है इन्होंने कि कैंडिडेट्स इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री शैल बी आल्सो एलिजिबल, ठीक है। हाउएवर इफ शॉर्ट लिस्टेड सच कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैविंग द पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और बाय द 1 जून ऑफ, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। उसने साफ साफ बोल दिया है ये चीज कि भाई आपके पास इसमें कैंडिडेट्स जो फाइनल सेमेस्टर में है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एलिजिबल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो ऐसे कैंडिडेट को रिक्वायर सबमिट करना पड़ेगा आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि हैविंग पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट ए टाइम, उस समय आप जो है 1 जून 2025 से पहले, ठीक है, इंटरव्यू में, ठीक है, आप क्वालिफाई होनी चाहिए। यानी कि अगर उसके पास मान लो आप फाइनल ईयर में है, लेकिन हमें पता है कि भाई फाइनल ईयर में है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, अभी तो फाइनल ईयर में है तो जून
मई जून में आते हैं रिजल्ट्स, लेकिन तब तक रिजल्ट नहीं आए हैं और आप पास हो गए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कहने का मतलब जून से पहले आपको, 1 जून से पहले आपको हर हाल में डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, इंटरव्यू इनका कभी भी हो रहा हो। तो भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये फाइनल सेमेस्टर वालों के लिए था और आपके पास किन के लिए था, और जो आपके पास जो ग्रेडिंग सिस्टम वाले, तो देख सकते हैं आप अपने ग्रेड के हिसाब से वो परसेंटेज कहाँ फिट बैठ रहा है। ठीक है, ये है बीएचएल डिसिप्लिन, यानी कि जो ब्रांच है आपके पास। मैकेनिकल के लिए कुछ ब्रांचेस दे रखी हैं, आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का फोकस कर लेता हूँ। ठीक है, पावर जो इंजीनियरिंग है ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग है, पावर सिस्टम और हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, एनर्जी इंजीनियरिंग है, या इलेक्ट्रिकल एंड अदर एनी अलाइड ब्रांच विद इलेक्ट्रिकल एज प्राइमरी सब्जेक्ट्स। कहने का मतलब इसमें ये ब्रांच तो है ही, और वो सभी ब्रांच भी कंसिडर की जाएगी जिसमें इलेक्ट्रिकल के प्राइमरी सब्जेक्ट कंसिडर किए गए। ठीक है, तो जिनके पास भी ये ब्रांच है सभी फिल कर सकते हैं। ओके, चलिए, बस उस पर इलेक्ट्रिकल लिखा होना चाहिए बेसिकली इन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंस्ट्रूमेंट, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और ये सब चीज़ें इन्होंने दे रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सिविल वाले यहाँ से देख सकते हैं, ये तो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन, तो ये साफ साफ है, ये हर जगह सेम ही रहता है। SC ST को 5 साल, OBC को, नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल। ठीक है, जो नॉन क्रीमी लेयर में आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि जो OBC में थोड़ा गरीब आदमी, क्रीमी लेयर से नीचे, जिसके पास क्रीम नहीं है। ठीक है, ये अपने कोडिंग देख सकते हैं आप, जनरल डिसेबिलिटी वाले हैं कैंडिडेट्स। ओके, तो ये मोटी सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसने बोला है कि जो ज्वाइनिंग ऑफ BHL एज इंजीनियर ट्रेनी विल बी अपियर फॉर ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हालांकि पहले तो गेट के थ्रू होती थी, जिनके पास गेट क्वालिफिकेशंस के आधार पे लेते थे। ठीक है, अब नहीं ले रहे हैं, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो इन्होंने बोला CBT एग्जाम होगा, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू। ठीक है, इन अ मेरिट इन अ रेशो 1/5 नंबर ऑफ वैकेंसी ईच डिसिप्लिन एंड कैटेगरी। ठीक है, तो भाई इन्होंने साफ साफ बोला कि भाई CBT होगा, उसमें जो बच्चा क्वालिफाई करेगा 5 गुना अधिक बच्चे बुलाए जाएंगे, एक सीट पे 5 बुलाए जाएंगे। ठीक है, फॉर शॉर्ट लिस्टिंग 1/ratio इनिशियली द ऑल अनरिजर्व कैंडिडेट्स of each discipline of engineering along with the such reserve category EVS or candidates shall be discipline who do not available any relaxations will be take a group together and then arrange in descending order of the merit of CBE marks out of 100 and candidates shall be called for interview the ratio of 1/4 in unreserved category। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये 1 गुना 5 में बुलाएंगे। इन्होंने बोला 100 मार्क्स का पेपर होना है, जो मेरिट तैयार होगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, काफी कंफ्यूजन रहता है कि SC वाला SC में जाएगा, ST वाला ST में जाएगा, OBC वाला। ये तभी जा सकते हैं अगर उन्होंने कोई रिलैक्सेशन लिया है। रिलैक्सेशन का मतलब भाई, मैं मान लो किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है कोई बच्चा, मान लो वो ST से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसने एज का रिलैक्सेशन नहीं लिया है या मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं लिया है, या तो उसमें वो रिलैक्सेशन नहीं लिया है उसने, तो वो बच्चा अगर मार्क्स आपके जर्नल के बराबर ला रहा है तो जर्नल में ही काउंट होगा। तो जो जर्नल की जो मेरिट बनेगी वो चाहे उसमें SC आ रहा है, चाहे ST आ रहा है, चाहे OBC आ रहा है, कोई भी आ रहा है, अगर उसने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो पहले मान लो 20 बच्चे, 20 सीट जर्नल की, तो पहले 20 में जितने भी बच्चे आएंगे, चाहे वो SC ST OBC किसी की भी कैटेगरी का हो, वो जर्नल में ही काउंट होगा। शर्त क्या होगी? उन्होंने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिया हो, ना एज का, ना मार्क्स का, या भी जो भी जिस प्रकार की छूट रहती है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो उसके बाद आपकी कैटेगरी की मेरिट बनती है। काफी बच्चों को रिजर्वेशन में ये चीज समझ में नहीं आती। खैर ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे भी अलग से ही चीजें हो सकती हैं। चलिए खैर, ओके, तो बाकी फाइनल मेरिट जो होगी आपके पास वो आगे उन्होंने लिख दिया, आफ्टर कैंडिडेट बिलोंग EVS OBC SC हु आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड इंटरव्यू अंडर द अनरिजर्व कैटेगरी, जो अनरिजर्व में नहीं आने के उनको बाद में उनकी कैटेगरी के हिसाब से बुलाया जाएगा 1:5 में। तो फाइनल मेरिट जो तैयार रहेगी 75% वेटेज आपका CBT का रहेगा, 75 नंबर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और 25% आपका 25% आपका
जो रहेगा आपका क्या रहेगा भाई, वो इंटरव्यू का रहेगा। सेम ये सुपरवाइजर 2 स्टेज में होगा भाई, सेम यही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपके पास। इसमें क्या है, इसमें 1:3 में बुला रखा, इसका भी सेम वही है ऑर्डर ना, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स इन रेस्पेक्ट कैटेगरी शॉर्टलिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज है, बेस्ड ऑन द सीबीटी कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑर्डर्ड मेरिट 1/3। अब इसमें क्या है, वो बीटेक का था, उसमें इंटरव्यू रहता है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो 1:3 में बुला रखे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इन्होंने कहीं भी और शॉर्ट 1/3 इनिशियली ऑन रिजर्व, सेम वही है विद द कैटेगरी ईबीएस ओबीसी कैंडिडेट डिसिप्लिन हु डू नॉट अवेलेबल एनी रिलैक्सेशन, ठीक है। 100 मार्क्स का रहेगा, कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1/3। तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, वो एई वाली पोस्ट में या जो बीटेक लेवल के एग्जाम है उन पर है, जो डिप्लोमा वाले हैं इन पर नहीं है भाई, क्लियर है। तो इसमें तो भाई 1/3 पे बुला रखा है आपके पास, ठीक है। स्टेज 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब देखो 3 गुना पे बुला लेंगे, डॉक्यूमेंट रख लेंगे आपके पास, जो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उनको वो रख लेंगे, क्लियर है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, उठा के दो, क्लास ले रहे पर, ठीक है। और भाई ये है आपके पास चीजें, ठीक है भाई। तो ये यहां पर आपके पास इनके कुछ बॉन्ड है, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा भाई, आप देख सकते हैं अपने बॉन्ड, ठीक है, जिसका जो पे स्केल है, बॉन्ड पे स्केल लेनी, काफ़ी लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो मुझे नहीं लगता कि सरकारी नौकरी में किसी को बॉन्ड भरने से कोई प्रॉब्लम होगी, और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो पढ़ ही लेंगे, खैर, ठीक है। क्योंकि जिस तरह की बेरोजगारी चल रही है आजकल और जो वैकेंसियों की कमी आ रही है, तो उसमें क्या है, ये एग्रीमेंट बॉन्ड है, आप देख लीजिएगा, जो इस बच्चे को, मुझे लगता नहीं, क्योंकि हम काफ़ी सारे बच्चों से जब मिलते हैं या पढ़ाते हैं तो देखते हैं बॉन्ड तो लाइफ टाइम का भर देंगे, एक सही सैलरी मिल रही हो तो, है ना, बॉन्ड भरने की कोई दिक्कत नहीं है। ये फीस है आपके पास, एग्जामिनेशन फीस, ठीक है, 600 रुपये, और प्रोसेसिंग फीस 400 प्लस जीएसटी 1072, और ये इसके लिए नील है 472 रुपये, SC/ST वालों को भी, PWD वालों को भी भरने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में लास्ट सबमिट, जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन इसकी साइट पे जाके आप भर सकते हो, इन्होंने लिख रखा है कि आपके पास एप्लीकेंट ऑल्सो द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन इंग्लिश, ठीक है, एक्सपेक्ट इंग्लिश सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन, द सेम ऑप्शन शैल बी, ठीक है, इंटरव्यूज ऑल्सो टू एड्रेस द सिलेक्शन कमिटी देयर लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस बिटवीन हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हैं इंटरव्यू की भी और उसकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके पास, और इन्होंने लिख रखा कोई भी चीज़ गलत पाई जाती है तो भाई उसमें आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी आपके पास, बस वो चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें मैं जो है सिलेबस नहीं देख पाया हूँ, लेकिन इसमें मैं बता दूं सिलेबस जो पुराना पेपर होता था उसी के आधार पे जहाँ तक आएगा, बाकी आएगी अपडेट्स तो मैं आपको दूंगा ही। तो उसमें आपके पास लगभग आई थिंक 120 या उसका पेपर आता था जो जेई का होता था, डिप्लोमा ट्रेनी का होता था। उसमें क्या होता था, आपके 80 मार्क्स के लगभग क्वेश्चंस टेक्निकल होते थे और 20 ज़्यादातर टेक्निकल होता था और कुछ % आपका वो होता था। पेपर बहुत पहले था तो मुझे भी थोड़ा ध्यान नहीं है, लेकिन जैसे इसकी जानकारी मिलेगी मैं आपको सिलेबस की का पेपर फॉर्मेट क्या रहेगा। लेकिन इसमें सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, सिंपल सा है, आपकी जो ब्रांच की इंजीनियरिंग है उसका कोर्स आएगा इनके डिप्लोमा का, ठीक है, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम मेजरमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब जो इंपॉर्टेंट वो है 80 to 90% तो इन्हीं से आ जाता है आपके पास। यूटिलाइजेशंस हो गया, और नॉन टेक्निकल में आपको पता है एप्टी आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा। भाई सिंपल सी बात है, 3 चीज़ें पढ़ लो, इन्हीं से सारे पेपर आते, ठीक है, क्लियर है। तो बाकी ये तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला है ये तो 95% आना ही है। कुछ चीज़ें 2-4% ऊपर नीचे की हो जाती है ना, जैसे कि उसमें किसी ने हिंदी डाल दिया, इंग्लिश डाल दिया, तो थोड़ा बहुत ये चेंज हो जाता है, लेकिन 95% यही रहता है सभी का कोर्सेज, ठीक है। तो चलिए जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चलेगा क्या इसका वो है, ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैंने पुराने पेपर के आधार पे बताया है आपको। और जो ओपनिंग होगी एप्लीकेशन फॉर्म की 1 फरवरी से स्टार्ट होगी, 28 फरवरी तक आपका चलेगा। और भाई डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी इन्होंने दे दी 11/12/13/2025 में। ज़्यादा भी टाइम नहीं है आपके पास, है ना, जनवरी तो ऑलमोस्ट निकल गया, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है।
तो बहुत जल्दी एग्ज़ाम करा देगा। ठीक है, तो मिलते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।